सकारात्मक। दोस्तों, अगर आपको सच कहूं तो मैं जिंदगी भर गरीब था। गरीबी एक अभिशाप है और ज्यादातर दुनिया इससे शापित है। 98% लोग गरीबी में मरते हैं। वो शापित होकर मरते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सही ताकत और अधिकार कहां है। वे स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हैं। और एक बात याद रखिए कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती तो धनवान लोग आत्महत्या नहीं करते। आप अपनी जिंदगी को किस ओर ले जाते हैं, यही बात मायने रखती है। पैसों के प्रति प्यार ही दुष्टता की जड़ है। यह स्वाभाविक है कि हम सभी में थोड़ा बहुत लालच है। हम सभी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आप किसी से भी पूछ कर देखिए, क्या उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए? तो उत्तर हमेशा हां ही होगा। लोग जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग चीजें पाने की चाह रखते हैं। वो अपने लिए एक बेहतर घर चाहते हैं, बेहतर कपड़े, एक बढ़िया गाड़ी। लेकिन जब आप उनसे पूछे कि क्या आप जानते हैं कि आप ये सब किस तरह हासिल कर पाएंगे, तो शायद जवाब होगा नहीं। लोग सिर्फ पाना चाहते हैं। इस बर्ताव को ठीक तरीके से जानने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि शुरुआत के दौर में इंसान सिर्फ 3 चीजें पाना चाहता था, और वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। आदि मानव अपना ज्यादातर समय रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में बिता देता था। इसी वजह से उसके पास जिंदगी में और कुछ करने का समय नहीं था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इंसान समझदार हो गया और वो रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में कम समय बिताने लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप अपनी जिंदगी में निरंतर प्रगति करते हैं तो आपको मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कामयाब लोग उसी ऊंचाई को पाना चाहते हैं जहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल जाए। वो अपना अधिकांश समय औरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च करते हैं, और यही हम इस बिजनेस के जरिए करते हैं। अगर आप मुझसे मेरी मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछे तो मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे मकान गिनने पड़ेंगे। मेरे पास 27 कार है और यह मेरी जरूरत से ज्यादा है। मैंने जब इन्हें खरीदा तो मैं नहीं जानता था कि मुझे इन सब की देखभाल भी करनी होगी। मैं बहुत लालची था। मैंने इन्हें खरीद तो लिया, परंतु अब मेरे लिए इनकी देखभाल करना एक बड़ा काम है। तो दोस्तों, जब आप खुद को थोड़ा लालची महसूस करें तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान का लालची होना स्वाभाविक है। यहां पर उपस्थित लोगों में से जितने भी नौकरी करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप फिलहाल आदि मानव के स्तर से बस थोड़े ही ऊपर हैं। दोस्तों, भगवान पर भरोसा और ब्रिट सिस्टम पर यकीन ही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम सब अपने माता पिता की तरह जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में उनसे बेहतर करें, और ज्यादातर बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके माता पिता से वो जिंदगी में बेहतर करे, ताकि उनके माता पिता उन पर गर्व कर सके। ऐसा होना स्वाभाविक है। माता पिता हमें कामयाब देखना चाहते हैं, और सिर्फ आर्थिक कामयाबी नहीं, बल्कि वो हमारा सुखी वैवाहिक जीवन, बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य और वो तमाम चीजें जिनसे जीवन में सुख और समृद्धि मिले, हमारे लिए चाहते हैं। हम अपलाइंस हमारी डाउनलाइंस के लिए माता पिता की तरह हैं। हमारे व्यवसाय में वक्त खर्च होता है यह देखने के लिए कि कैसे हमसे लोगों का फायदा हो। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके नीचे 2 लोग होते हैं, और उन दोनों का ही फायदा होता है। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ज्ञान उनके साथ बांटते हैं, जिससे उनको फायदा होता है।
पर जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं और उनका फायदा होते रहता है। उदाहरण के तौर पर मेरे व्यवसाय में 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग हैं। आज कई अधिक लोग मुझे सुन रहे हैं मुकाबले इसके जब मैंने शुरुआत की थी। आज यह जरूरी है कि मैं लोगों के लिए और भी बेहतर चीजें करूं, क्योंकि मेरे कंधों पर कई लोगों की जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे आपके भी व्यवसाय में लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। दूसरों की खुशहाली आपकी जिम्मेदारी है। लोगों के लिए आप एक मिसाल बने। आपको किसी को भी निराश नहीं करना है। कभी भी कोई ऐसा काम न करे जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको अपनी अहमियत का एहसास तब होगा जब आपसे लोगों का फायदा हो। ऐसी भावना आप अपने आप में जगाएंगे। इससे आपके जीवन को एक मकसद मिलेगा। दूसरों का आपके प्रति जो बर्ताव है, उस पर निर्भर करती है आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं। यह पाया गया है कि जो बच्चे अपनी स्कूल में बाह्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन बच्चों में सेल्फ इमेज अच्छी होती है। जब उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है तो उनका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है और परिणाम स्वरूप उनका प्रदर्शन हर क्षेत्र में अच्छा होता है। तो अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल बैंड में भाग लेना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें रोकिए मत। इससे उनका फायदा ही होगा। दोस्तों, इस व्यवसाय में हम एक परिवार की तरह है। हम इस व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को कामयाब देखना चाहते हैं। हम सभी को खुश देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि खुशी का एक हिस्सा आर्थिक सफलता पर निर्भर करता है। हम औरों को इस व्यवसाय में सफल बनने का तरीका सिखाना चाहते हैं। हम ये उनके लिए मिसाल बनकर करते हैं। कई सारे लोग जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं, वो नहीं जानते कि सफलता वास्तव में है क्या। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सफलता के नियम सिखाएं। हमें उन्हें इस बिजनेस का एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है। हमें हमारे व्यवसाय से जुड़े लोगों को सफल बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि वे एक कर्ज मुक्त जिंदगी बिता सके। आर्थिक समस्या सबसे बुरी समस्या होती है। हमें उन्हें इससे लड़ना सिखाना चाहिए। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन लोगों की आर्थिक समस्याएं होती है, उनका व्यक्तित्व सशक्त नहीं होता। उनके आत्मविश्वास पर इसका असर होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, कृपया इसे लिख ले। फॉर्मूला है नीड्स मल्टीप्लाइड बाय फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। यानी जब आप अपनी जरूरतों को भरोसे के साथ गुणा करते हैं तो नतीजा होता है अभिप्रेरणा। तो पहले यह पता कीजिए कि आपकी जरूरतें क्या है। यदि आपकी जरूरतें ही नहीं हैं, तो जिंदगी में आप कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। यह जरूरी है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें। ज्यादातर बार जब मैं प्लान दिखाता हूं, तो सबसे पहले मैं फ्रीडम की बात करता हूं। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। मैं लोगों से पूछता हूं, यदि पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो क्या तब भी आप नौकरी करते? क्या आप अपने बॉस से कहते कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो नौकरी सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूं? लोग नौकरी करते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। यहां पर उपस्थित कितने लोग आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस के बारे में सुना तो मैं इसके बारे में काफी उत्साहित था। मुझे इस व्यवसाय के बारे में एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो उम्र में मुझसे 6 साल छोटा था।
वो रिटायर हो चुका था जबकि मैं अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पूरा कर रहा था। मैं उसकी तरह फ्री, आजाद, स्वतंत्र होना चाहता था। मैं जब एक सिटी मैनेजर के पद पर नौकरी कर रहा था तब मैं खूब पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि नौकरी करना जीवन की संभावनाओं को सीमित करने जैसा है। मैं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोस्तों, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो आप में से हर कोई चाहता है ना? याद रहे, स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है और वो है स्वतंत्र होने में औरों की मदद करना। यदि कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है और उसे मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं है, तो वो व्यवसाय शायद 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ज्यादातर व्यवसाय 4 या 5 साल में बंद हो जाते हैं। मेरा इशारा छोटी कपड़ों की दुकान या किराना स्टोर की ओर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक विशाल व्यवसाय की। अगर आप एक विशाल व्यवसाय और बेहतरीन व्यवसाय चाहते हैं बिना किसी नौकर के, तो यह व्यवसाय आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसे किसी व्यवसाय में हैं जिसमें कई सारे लोग आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, तो समस्याएं पैदा करने वाले नौकर भी होंगे। और सच बात तो यह है कि आप हमेशा अपने नौकरों पर नजर नहीं रख सकते। इसलिए यह व्यवसाय आपके लिए एक वरदान के समान है। चलिए मैं आपको कुछ व्यावसायिक सलाह देता हूं। यदि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं और वो आपको व्यावसायिक सलाह दे, तो बेहतर यही होगा कि आप उस पर पूरा भरोसा न करें। भरोसा करने से पहले तथ्यों को पूरी तरह जांच ले। याद रहे कि बाहरी दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो आपका गलत फायदा उठाकर अपने लिए पैसा बनाना चाहेंगे। इसीलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। यदि आपने यह अनुभव नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि लोगों का बर्ताव आपके प्रति कैसे बदलता है जब आप खूब सारे पैसे कमा लेते हैं। तो बाहरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ अच्छे या बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं, पर इस बिजनेस में हम किसी का गलत फायदा नहीं उठाते। इस बिजनेस में हम सब एक परिवार की तरह है। चलिए मैं इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है फ्रीडम। जब मैं फ्रीडम कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ नौकरी से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि नौकरों से छुटकारा पाना भी है। जब मैं फ्रीडम कहता हूं तो मेरा मतलब है जिंदगी में खुश रहने का फ्रीडम। अगली अच्छी बात इस बिजनेस की है सुरक्षा। सुरक्षा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बिजनेस आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। हम उपभोक्ता उत्पादों से संदर्भ रखते हैं और लोगों को हमेशा साबुन, कॉस्मेटिक्स, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, विटामिन्स इत्यादि चीजों की जरूरत होती है। इन चीजों की मांग बार बार होती रहती है। यदि हम फ्रिज के व्यवसाय में होते तो उसकी मांग 15 साल में सिर्फ एक बार होती। एक फ्रिज पूरी तरह से खराब होने पर ही कोई भी नया फ्रिज खरीदता है ना? इस बिजनेस की एक और अच्छी बात यह है कि यह आपको कर्ज मुक्त होने में मदद करता है। आप में से कई लोगों ने चीजें मासिक किश्तों पर खरीदी होंगी और मुझे यकीन है कि कर्ज मुक्त होने पर आप सभी अच्छा महसूस करेंगे। इस बिजनेस में सबसे अहम बात जो हम लोगों को सिखाते हैं वो है कर्ज मुक्त होना। इस बिजनेस की एक और खास बात यह है कि यह आपको और आपकी पत्नी को साथ रहने का मौका देता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस बिजनेस में आप एक जोड़े की तरह काम करते हैं। पति पत्नी हमेशा मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मेरी पत्नी 16 सालों तक नौकरी करती रही
और वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी नौकरी मेरी कमजोरी दिखा रही थी। उसकी नौकरी दिखा रही थी कि मैं मेरे परिवार की जरूरतों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पैगी ने सोचा कि यह बिजनेस उसे नौकरी से मुक्ति दिला सकता है, और वो इस बात से काफी उत्साहित थी। दोस्तों, इस बिजनेस के कई फायदे हैं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होते हैं तो आप पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। आप समुंदर किनारे या पहाड़ों के पास अपना दूसरा घर खरीद सकते हैं। आप पैसा दान कर सकते हैं। यह बिजनेस आपको मौका देता है मुफ्त में दुनिया की सैर करने का। आजकल जब मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि चलो कहीं सैर कराए, बताओ दुनिया के किस कोने में घूमना चाहोगी, तो उसका जवाब होता है घर। वो सारी दुनिया में घूम घूम कर थक गई है। साधारणतः महिलाएं घर पर रहना पसंद करती है और उन्हें अपने घर से लगाव होता है, और यह हम पतियों के लिए अच्छा है। हर पति चाहेगा कि उसकी पत्नी घर से प्यार करे। अच्छा, हम शिक्षा क्यों लेते हैं? हम शिक्षा लेते हैं ताकि हम जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। हर इंसान की अपनी जरूरतें होती हैं। आपकी जरूरतें आपकी है और वो किसी और की जरूरतों से अलग है। आप में से कई लोगों ने डायमंड या ईडीसी या एक क्राउन एम्बेसडर बनना अपनी जरूरत समझा होगा, लेकिन आप ये कैसे हासिल करेंगे? ये तब मुमकिन है जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे। फ्री होने की चाह रखना हर किसी के लिए स्वाभाविक है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आपको 6 ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो फ्री होना चाहते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें। इसके बाद आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो इस बिजनेस में आपका मनोबल बनाए रखती है। जब मैं भरोसे की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब भगवान में भरोसा रखने से है, अपनी अपलाइन में भरोसा रखने से है, और इस बिजनेस में भरोसा रखने से है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, सबसे पहले आपको भगवान में भरोसा रखना होगा। भगवान ने हमें बनाया है, इसीलिए हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैंने अपना वजूद खुद बनाया है, पर ऐसा आप केवल अपनी सांसें रहने तक कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। हर किसी को भगवान की असीम ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, और यह आपके बिजनेस की प्रगति के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपकी जरूरतों को पूरा करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हाथ है। आपकी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप कितना कुछ हासिल करते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये अकेले ही नहीं कर सकते, और भी कई लोगों का सहयोग जरूरी है, और ये एक टीम बनकर ही मुमकिन है। तो आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक और तरह का भरोसा है जो बहुत जरूरी है, और वो है खुद पर भरोसा करना। इसी को हम कहते हैं एक अच्छी सेल्फ इमेज। जब आपकी एक अच्छी सेल्फ इमेज होती है तो आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे, और आपका व्यक्तित्व औरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। लोग आपको देखकर आपके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरी ऊंचाई, लंबाई और वजन का लोग मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी पसंद नापसंद मेरे दोस्तों को आसानी से पता चल जाती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग मेरे बारे में आसानी से जान सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कई बातें हैं जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते। ये वो बातें हैं जो मैं अपने बारे में जानता हूं, लेकिन दूसरे मेरे बारे में नहीं जानते। कुल मिला के बातें 4 तरह की होती है। पहली वो बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी उनके बारे में जानते हैं। दूसरी वो बातें
जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे उनके बारे में नहीं जानते। तीसरी वो बातें जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग उनके बारे में जानते हैं। और चौथी वो बातें जो आप अपने बारे में नहीं जानते हैं और दूसरे भी उनके बारे में नहीं जानते। तो उन चीजों के अलावा जो आप अपने बारे में जानते हैं और जो दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं, जैसे कि आपकी हाइट या कॉम्प्लेक्शन, ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो दूसरे नहीं जानते। आप जिंदगी की कुछ ऐसी बातें छुपा कर रखते हैं। कई बार तो पत्नी अपने पति की सारी बातें नहीं जानती। यह इंसानी फितरत है। ऐसी कई बातें हैं जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। ये बातें औरों के लिए आम हैं लेकिन हमारे लिए नहीं। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सन 1949-50 में मिलिट्री में था। मेरे साथ 63 लोगों ने ट्रेनिंग की शुरुआत की थी लेकिन सिर्फ 23 ही ग्रेजुएट बन पाए। ट्रेनिंग के आखिरी दिन हमारे मिलिट्री में कमीशन होने के एक दिन पहले हमें हर व्यक्ति के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने को कहा गया। हर किसी को कम से कम एक पेज पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने थे एक दूसरे के बारे में, अपने बाकी के 22 सहपाठियों के लिए। किसी से भी उस कागज पर खुद का नाम या दस्तखत करने को नहीं कहा गया। इससे किसी को पता नहीं चला कि किसने किसके बारे में क्या लिखा है। हमारे टीचर्स विद्यार्थियों से ही विद्यार्थियों का अवलोकन करवाना चाहते थे। हर पन्ने को जोर से पढ़ा गया। मैंने सोचा कि मेरे बारे में किसी ने बुरा नहीं लिखा होगा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने खुद के बारे में औरों ने लिखी कई बुरी बातें सुनी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि बुरी बातें ज्यादा और अच्छी कम थी। इससे पहले मुझे लगता था कि मुझ में कोई ऐब नहीं है। मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स से अनजान था। जो पहला पन्ना मेरे बारे में पढ़ा गया उसमें लिखा था, बिल ब्रिट की यह समस्या है कि वो आपका प्रश्न खत्म होने से पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैंने इसे अपनी एक समस्या कभी नहीं माना। मैं जानता था कि लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनका प्रश्न खत्म होने से पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर देता था। आप में से कई लोगों का ऐसे लोगों से सामना हुआ होगा। यह बहुत बुरी आदत है। मैं ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उन जैसा ही एक था। मैं तब बहुत मोटा भी था और किसी ने मेरे बारे में लिखा था, बिल ब्रिट अपनी समस्या का समाधान लड़ झगड़ कर करते हैं, बजाय इसके कि बात करके समस्या सुलझाई जाए। जैसे जैसे यह कार्रवाई आगे बढ़ती गई, मैंने पाया कि मेरी खामियों के बारे में खूब लिखा गया है। वो तमाम बातें जिन्हें मैं अपनी कमजोरी कतई नहीं मानता था। तो कई बार आप उन बातों को खुद में नहीं देख पाते जो औरों को दिख जाती है। अब वो बातें जो आप खुद के बारे में नहीं जानते और दूसरे भी उनके बारे में नहीं जानते। कई बार लोग बिना यकीन के ऐसे ही कुछ कह देते हैं। वो आपको उनके कहने के हिसाब से दिशा दिखाते हैं। ये सही बातें हो सकती हैं जो आपको सही राह पर ले जाए, या गलत बातें जो आपको गलत राह पर ले जाए। जब आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा खुद से कहिए, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे ये तमाम चीजें चाहिए जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें हासिल करने के लिए ईमानदारी और सम्मान से कुछ भी करूंगा, मैं सप्ताह में 4 से 5 बार प्लान दिखाऊंगा, मैं फंक्शंस अटेंड करूंगा, मैं अपने ज्ञान को सीडीज सुनकर, किताबें पढ़कर बढ़ाऊंगा, 9 कोर स्टेप को अपनाऊंगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप कामयाब होंगे। दुनिया के बाकी बिजनेस के मुकाबले हमारे बिजनेस से ज्यादा लोग सफल हुए हैं। यह बिजनेस
हर किसी को खुद का बॉस बनने की आजादी देता है। दूसरों के बिजनेस के मुकाबले खुद के बिजनेस में लोग ज्यादा सतर्क रहते हैं। यह बिजनेस पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस बिजनेस में हम लोगों को सकारात्मक सोच रखने की शिक्षा देते हैं और उनकी जिंदगी को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं। जब आप सही दिशा में सही नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप यकीनन खुश रहेंगे। याद रहे कि हासिल करने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति खुश रहता है। केवल हासिल करना ही खुशी नहीं है। हासिल करने के लिए की गई मेहनत आपको खुशी देती है। कई सारे व्यवसायी तब ज्यादा खुश रहते हैं जब वो अपनी कुशलता हासिल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जब वो उस व्यवसाय की प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बता सकता हूं जिनके साथ मैं हाल ही में था। वो और उनकी पत्नी एक दूसरे को तलाक देने की सोच रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी एक दूसरे से प्यार भी करते थे? और उन्होंने कहा, हां बिल्कुल। मैंने पूछा कब? तो वो बोले, जब हम पुराने गैरेज अपार्टमेंट में रहते थे। तब उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था। वो उनकी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था जब वो खाली कार्टून बॉक्स को कॉफी टेबल की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उनके पास बढ़िया घर, शानदार गाड़ियां और एक उम्दा जीवन शैली भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और अब हम दोनों में कोई समानता नहीं है। उनका यही कहना था। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हासिल करने की प्रक्रिया ही आपको खुशी देती है। आपके लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने में और इसी में आपको खुशी मिलेगी। लक्ष्य 4 प्रकार के होने चाहिए: लघुकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और सर्वोपरि, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल। कई लोगों की नौकरी ऐसी होती है कि एक ही काम रोज रोज दोहराना पड़ता है। वो एक ही ऑफिस में हर रोज एक ही वक्त एक ही जगह जाते हैं और यही कारण है कि वो जिंदगी से ऊब जाते हैं। इसीलिए इंसान की जिंदगी में लक्ष्य का होना जरूरी है। जब आपका लक्ष्य सही है और जब आपको भगवान पर भरोसा है, अपनी अपलाइन पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है, तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका अपने आप पे भरोसा शून्य है और अगर आपकी सेल्फ इमेज शून्य है, तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। गणित के नियमानुसार अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आपको उसका स्क्वायर फल मिलता है। उदाहरण के तौर पे 2 गुणा 2 होंगे 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 होंगे। लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 0 0 ही होगा। तो बावजूद इसके कि आपको सारी चीजों में पूरा विश्वास हो और किसी एक चीज में आपका विश्वास न हो, तो नतीजा 0 ही होगा। अब यहां उपस्थित कितने लोग हैं जो वास्तव में फ्री होना चाहते हैं? ठीक है, तो आप सबको बस इतना करना है। अगर आप कह सके कि आप किसी चीज को कर सकते हैं तो आप यकीनन उसे कर पाएंगे। आप जो भी कहते हैं आप कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो आप वो कर दिखाते हैं जो आप कहते हैं। अपने आप से कहिए कि मैं फ्री होना चाहता हूं, मैं फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूं, मुझे कोई नकार नहीं सकता, मैं जानता हूं मुझे क्या और कैसे करना है, मैं आजाद होकर रहूंगा।
मुझे मेरी आर्थिक स्वतंत्रता पाने से कोई नहीं रोक सकता और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। जब हर रोज आप अपने आप से ऐसी बातें करते हैं तो इसका नतीजा आप स्वयं ही देख पाएंगे। यह याद रखिए कि ये बातें आपको पॉजिटिव असर्टिव स्टेटमेंट्स की तरह कहनी है, न कि सवालों की तरह। अपने आप से कहिए कि मैं 9 कोर स्टेप्स करने वाला हूं, मैं प्लान दिखाने वाला हूं, मैं सारे फंक्शंस में उपस्थित रहूंगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूं, मैं हमेशा मेरी अपलाइन से सीखने को तैयार रहूंगा, मैं भरोसेमंद रहूंगा, मैं बिजनेस को ईमानदारी और एक निष्ठता से आगे बढ़ाऊंगा, इसे कोई बदल नहीं सकता और मैं सफल बनकर रहूंगा। दूसरी अहम बात इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए यह है कि आपको अपने लेन देन में ईमानदारी रखनी होगी। कभी भी उधार न ले और ना ही किसी को उधार दे। मेरी किसी भी डाउनलाइन से कभी भी पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। उदाहरण के लिए मैं और रेक्स आर्थिक तौर पर काफी जुड़े रहे, पर हमारे बीच कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं हुई। मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं जहां हमने एक दूसरे को ठगा हो, और यह संबंध पिछले 45 सालों से है। दोस्तों, आप ये बिजनेस रिश्ता, विश्वास और दोस्ती के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको दोस्ती के रिश्ते को निभाने का सही तालमेल आना चाहिए। याद रखिए कि आपको इस बिजनेस में अपने साथियों का साथ निभाना है जिंदगी भर के लिए। आप सब एक परिवार की तरह है। हर बिजनेस की विशालता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शामिल लोग कैसे हैं, न कि उसके उत्पाद मात्र से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का सम्मान पाना बहुत जरूरी है। आपकी डाउनलाइंस आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप उनके सामने सही उदाहरण बनेंगे, जब आप भरोसेमंद होंगे। इस बिजनेस में आपके अपलाइंस और डाउनलाइंस ही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। याद रखिए कि आप अपने डाउनलाइंस के बॉस नहीं हैं। हमेशा अपने ज्ञान को अपने बिजनेस में शामिल लोगों के साथ बांटते रहिए। दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि कल शाम 5 बजे जब आप यहां से जाए तो आप यह कहने की स्थिति में हो कि यह बिजनेस बहुत आसान है और मैं इसे कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और मैं वो करने वाला हूं। दोस्तों, हम आप सबको धनवान बना देखना चाहते हैं। आपका प्रभाव औरों पर शानदार हो, यही हम चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और सही ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। महिलाओं से मैं कहूंगा कि आपके लिए कौन सा ड्रेस सही है, यह जानने के लिए आप डायमंड लेडीज के पहनावे को देखिए। कई सारी एमरल्ड और डायमंड लेडीज अब तक यह बखूबी जान चुकी है। इस बिजनेस में आप कभी भी किसी को फंक्शन में बेढंगे कपड़े पहनकर आते हुए नहीं देखेंगे। इस बिजनेस में शामिल महिलाओं के लिए किसी विशेष रंग के कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने चिट्स पर अपने सवाल लिखकर मेरे पास भेजे हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको इनके जवाब संक्षेप में दे देता हूं। पहला सवाल है, बिल, आप गुणी व्यक्ति है और अपने गुणों के जरिए आप हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, परंतु इस बिजनेस के लीडर्स नियमों को मानते हैं, ऐसा लगता है। गुणी बनने का क्या तरीका है? अच्छा सवाल है, और जिसने इसे पूछा है वो मुझसे भी ज्यादा समझदार लगते हैं। मैं समझता हूं कि जिंदगी में सबसे अहम बात है कि आप अपने दोस्तों को कभी भी निराश न करें। जरूरत पड़ने पर मैं अपने दोस्तों के लिए खुद से भी ज्यादा लड़ सकता हूं। अगर मेरे ग्रुप से कोई आनाकानी करे तो मैं उसके लिए बहुत बुरा बन सकता हूं। मैं अपने ग्रुप की रक्षा हर कीमत पर करूंगा, क्योंकि इसे बनाने में मुझे सालों लगे हैं।
आप भी अपने ग्रुप की सुरक्षा करेंगे और यह स्वाभाविक है। इस बिजनेस में हम सब एक हैं, किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना। यह बिजनेस दुनिया भर के लोगों को एक कर रहा है। इसमें हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते, बल्कि हम तो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। जब भी आप किसी की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं तो आप उसका मन दुखा सकते हैं या उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। याद रखिए कि आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे आपके दोस्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कामयाब होने के लिए उनका हौसला बढ़ाते रहना जरूरी है। मेरे जवाब के अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कर रहा हूं उस पर मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा प्रश्न है, मैं किताबें तेजी से नहीं पढ़ सकता, तो मैं अपने पढ़ने की गति को कैसे बढ़ा सकता हूं? इसका सीधा जवाब यह है कि अगर आप अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो अपने आप ही आपकी पढ़ने की गति बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि वन ऑन वन प्लान दिखाने में कितना समय लगना चाहिए। इसका जवाब यही है कि जितना कम समय लगे उतना बेहतर है। मैं 20 मिनट में प्लान दिखाता हूं। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि अगर शादीशुदा जोड़ा हो तो प्लान दिखाते वक्त पति पत्नी दोनों साथ हो। मैं शादीशुदा जोड़ों को प्लान उनके घर पर दिखाना पसंद करता हूं। मैं उनके घर से कब निकलूंगा ये उनके सोचने के 5 मिनट पहले ही मैं उनके घर से चला जाता हूं। कई आईबीओस ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट पहली बार में ही प्लान देखकर यह सीख जाने चाहिए कि क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाता है। वे नए लोगों को इतना ज्ञान दे देते हैं जो वो हजम भी नहीं कर पाते। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरे लोगों के समय की कद्र करना जरूरी है और उनकी इजाजत लेकर उनके उपलब्ध समय अनुसार बोलना चाहिए। और अब अगला सवाल, बिल कृपया पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ बताएं और एक दूसरे के प्रति उनके रवैये के बारे में भी बताएं। दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमारे संबंध काफी बढ़िया है और सभी के बीच ठीक ऐसा ही होना चाहिए। हमारे बीच अहम की कोई लड़ाई नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छी पत्नी मिली है। सच कहूं तो मैं जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे उसका बड़ा हाथ है। हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। हमारे बीच वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। एक पति का फर्ज है कि वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले। मेरे मामले में मैं और मेरी पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं। पैगी मेरे जितनी ही जिम्मेदारियां लेती है। असल में मैंने और पैगी ने बिजनेस की एक साथ ही शुरुआत की थी और यह भी तय किया था कि कौन क्या करने वाला है। उदाहरण के तौर पर जब घर पर किसी का फोन आता है तो वही बात करती है। मैं सिर्फ फोन के पास बैठे होने पर ही बात करता हूं। मैं घर की बाहरी जरूरतों का ख्याल रखता हूं और वो घर की अंदरूनी चीजों का ख्याल रखती है। मैं हमारी गाड़ियों का ख्याल रखता हूं। अगर उसकी गाड़ी को देखभाल की जरूरत हो तो मैं ही उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो पति पत्नी का रिश्ता आपसी समन्वय पर आधारित है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा वक्त भी आता है जब एक मजबूत इरादों वाली महिला परिवार के लिए वरदान साबित हो जाती है। मेरी माता एक मजबूत इरादों वाली महिला थी जो परिवार की देखभाल करती थी, क्योंकि मेरे पिता को शराब पीने की लत थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माता के पास हिम्मत थी, क्योंकि उनकी हिम्मत के बिना मैं नहीं जानता कि हमारे परिवार का क्या होता।
मेरी माता की आखिरी प्रसूति के दौरान उनका दायां पैर टेबल से नीचे सरक गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी नस को नुकसान पहुंचा है। 27 सालों तक तो उन्होंने इसकी पीड़ा सहन की। पहले 3 महीने तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। 27 सालों बाद एक्सरे निकालने पर हमें पता चला कि उनकी नस को नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि उनकी कमर खसक गई थी। उनका हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया गया। रेक्स उनसे मिलने अस्पताल भी आए थे। लेकिन इन 27 सालों में दर्द की वजह से उनकी कमर मुड़ गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिवार को एकजुट रखा। भगवान का शुक्र है कि इस दुनिया में हिम्मत वाली महिलाएं हैं और मैं हर हिम्मत वाली महिला की कद्र करता हूं। मेरा अपना यह मानना है कि किसी भी महिला की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को शाम को घर लौटने पर अपने बच्चों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अपनी पत्नी की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्नी ही है जो उनकी अनुपस्थिति में घर का ख्याल रखती है। अगर पत्नी अच्छा खाना बनाए तो उसकी तारीफ जरूर करे, और अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो चुप रहना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसे दुखी करें। यहां पर उपस्थित तमाम पतियों से मैं कहना चाहूंगा कि पत्नी को खुश रखने का आसान तरीका यही है कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करें, उनका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें ताकि वो सुरक्षित महसूस करें और उनका आत्मविश्वास बना रहे। उनको भविष्य के बारे में निश्चिंत रखें। कई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत कम बातें करते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी पत्नी से बात करने का समय निकालें ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। मैं पति पत्नी के रिश्तों का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं पिछले 42 सालों से एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा हूं और इसीलिए ये सारी बातें मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगला सवाल है कि मैं भगवान से कैसे संवाद स्थापित करूं। मेरा जवाब होगा कि प्रार्थना के जरिए। मैं भी प्रार्थना के जरिए भगवान से संवाद स्थापित करता हूं और मैं ऐसा हर रोज करता हूं। भगवान से प्रार्थना के जरिए बातें करना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों से बातों के जरिए संपर्क बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। मैं अपने शब्दों का सही चुनाव करता हूं। दोस्तों, आपकी ताकत आपके शब्दों में है। आपके बात करने पर ही निर्भर करता है कि किसी से आपका संबंध कैसा होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप खुद से कैसे बातें करते हैं। इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी सारी ताकत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपके बात करने पर निर्भर करती है। अगर हम आपके घर की बात करें तो भगवान सर्वोपरि है, उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी और उसके बाद बच्चे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए सर्वप्रथम भगवान ही होने चाहिए। और अब इस अगली चिट पर जो सवाल है वो है, यदि पति पत्नी में से कोई एक नास्तिक हो तो भगवान की कृपा दृष्टि कैसे बनी रह सकती है। यह एक अच्छा सवाल है, जिसका उत्तर मैं कुछ इस तरह दूंगा कि भले ही पति पत्नी में से कोई एक नास्तिक हो, लेकिन दोनों में से जिसकी भी भगवान में आस्था हो वो अपने घर परिवार के लिए काफी कुछ कर सकता है। और ये रहा एक और सवाल, महिलाओं पर अनुशासन होना जरूरी है से आपका क्या मतलब है? क्या आप विस्तार पूर्वक बताएंगे? जिसने भी यह सवाल पूछा है वो ये नहीं समझ पाए कि मैं क्या कह रहा था। उन्होंने शायद ये सोचा कि मैंने कहा कि महिलाओं पर अनुशासन रखना चाहिए
पर मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की थी कि अगर पुरुष परिवार का सर है तो महिला गर्दन। सर को कौन घुमाता है? यकीनन गर्दन। भगवान ने महिलाओं से अधिकार नहीं छीने, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ अलग जिम्मेदारियां दे दी। पुरुष एवं महिला दोनों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं परिवार को चलाने में, लेकिन भगवान ने पुरुष को ज्यादा ताकतवर बनाया ताकि वो वक्त आने पर लड़ सके और महिला की रक्षा कर सके। मुझे हाल ही में हमारे घर में हुई एक घटना याद आ रही है, जब एक अजनबी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। मैं उस दिन जल्दी सोने चला गया था और पैगी किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक वो दौड़ती हुई बेडरूम में आई जहां मैं खर्राटे भर रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझे बताया कि कोई हमारे घर में घुस गया है। उसने वही किया जो कोई भी महिला करती, अपने पति के पास दौड़ कर आ गई। मैं तुरंत ही किचन की ओर दौड़ा। मैं अपने नाइट ड्रेस में ही था और बिना किसी लाठी या हथियार के ही किचन की ओर दौड़ा। हुआ यूं कि यह व्यक्ति हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर तकरीबन आधी रात को आया। हमारे घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ खिड़कियां थी जहां से वो घर में झांक रहा था। तभी पैगी वहां से गुजरी। तो जब पैगी ने उस व्यक्ति को घर में झांकते हुए देखा तो वो घबरा गई। मैंने दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को देखकर कहा कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आया, और अपनी गन लेने लौटा। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम किस किस्म के पागल इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देता हूं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। इसके बाद मैंने उस इंसान को कभी नहीं देखा। तो इस तरह मैंने पुरुष होने का कर्तव्य निभाया और पैगी ने महिला होने का। मैंने उस पर अधिकार नहीं जमाया, मैं उसकी रक्षा कर रहा था। अगर मैं पैगी की जगह होता तो कभी नहीं घबराता। मुझे याद है जब मैं मिलिट्री में था और एक दिन अचानक जब मेरी हेलीकॉप्टर नीचे जाने लगी थी तो मैं जरा भी नहीं घबराया था, लेकिन मेरा पायलट बौखला गया था। तकरीबन 8,400 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया था और ऐसा जब भी होता है तो हेलीकॉप्टर नीचे जाने लगता है। बारिश हो रही थी और रात भी हो गई थी। काफी कम दिखाई दे रहा था, पर हम बच गए और मेरा हौसला डगमगाया नहीं। मैं मिलिट्री से कभी परेशान नहीं हुआ और ना ही कॉम्बैट से। ज्यादातर पुरुष ऐसे ही होते हैं। पुरुष ज्यादातर वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं और उसके परिणाम की चिंता बाद में करते हैं, लेकिन महिलाएं कुछ भी करने से पहले ही घबरा जाती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मैंने कभी भी पैगी पर शासन नहीं किया। हम 50-50 हैं। पुरुष को परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवार का पूरा ध्यान रखे और इस बात का भी ध्यान रखे कि वो कभी भी कर्ज में ना हो। महिलाओं को कर्ज पसंद नहीं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे से सपने की तरह शुरुआत करते हैं और अपने सपने को खाद और पानी देते हैं, तो आप देखेंगे कि वक्त बीतने पर यह बड़ा हो रहा है। इस बिजनेस में मेरी कामयाबी का राज है कि मैंने कई लोगों से ढेर सारी बातें की हैं। मैंने कई लोगों को कामयाब होने का हुनर सिखाया है और इसीलिए मैं कामयाब हूं। यह सच है कि मैं इस व्यवसाय में औरों के मुकाबले ज्यादा समय से हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीकेंड पर सीखी बातें याद रखें। मैं यहां कई बातें दोहरा रहा हूं ताकि आप भूल न जाए, लेकिन जब आप औरों को यह व्यवसाय सिखाए तो आपको मेरी बातों के हर शब्द को कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
खुद अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और खुद की प्रतिभा बनाएं। प्लान पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखाएं और अपने आप को इस बिजनेस में आगे बढ़ता देखें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें रोज देखना जरूरी है। अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखकर फ्रिज या आईने पर चिपका दें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर गिरीश देसाई। वो एमरल्ड हैं और उनकी पत्नी भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने 28 साल तक पढ़ाई की अपनी डिग्री पाने के लिए। डॉक्टर गिरीश देसाई एक ट्रॉमा सर्जन है और इनकी विशेषता है इमरजेंसी मेडिसिन। लोगों को इनसे फायदा होता है इमरजेंसी रूम में और साथ ही इस बिजनेस में भी। डॉक्टर देसाई जानते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस से उनकी इनकम भले ही अच्छी है, फिर भी वे अपना भविष्य इसी बिजनेस से सुरक्षित करना चाहते हैं। भगवान न करे यदि उनके हाथ को कुछ हो जाए तो वे सर्जन के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, परंतु इस बिजनेस से उन्हें हर हाल में सहारा मिलेगा। डॉक्टर देसाई की सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है क्योंकि वे एक डॉक्टर हैं। इस बिजनेस में होने का उनको गर्व है। ये 9 कोर स्टेप फॉलो करते हैं, ये सभी फंक्शंस अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सारी सीडीज सुनते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस साल ये डायमंड बनेंगे। दोस्तों, अगर एक डॉक्टर इस बिजनेस को अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ा सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ संजीव सहाय भी हैं। ये भी एक एमरल्ड हैं। ये एक कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं और इस बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं। इनके पास कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स डिग्री है। संजीव कम से कम सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाते हैं। ये सभी फंक्शंस अटेंड करते हैं। ये बिजनेस के सभी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने अपलाइन के साथ एक्टिव है, बाकी सभी एमरल्ड्स की तरह। और इनकी ये पक्की धारणा है कि ये करोड़पति बनेंगे इसी बिजनेस के जरिए। हमारे बीच एक और एमरल्ड है और उनका नाम है सुगीत अजमानी। सुगीत इस बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं। सुगीत को पूरा विश्वास है कि वो इस साल डायमंड बनेंगे। सुगीत लोगों को सप्ताह में 7 या 8 बार बिजनेस प्लान दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो कई बार दिन में 2 बार प्लान दिखाते हैं। वे अपने अपलाइन से काफी सजगता से जुड़े हुए हैं। इनके अपलाइंस इन्हें डिपेंडेबल और अकाउंटेबल मानते हैं। सुगीत को अपने डाउनलाइंस पर गर्व है। ब्रिट स्कूल को अटेंड करने से इन्हें अपनापन महसूस होता है। इन्होंने सारे ब्रिट स्कूल अटेंड किए हैं और ये हर साल यहां आते हैं क्योंकि इनका मानना है कि यदि ये यहां नहीं आए तो कुछ खास चीजें इनसे छूट जाएंगी। इन्हें पता है कि ब्रिट स्कूल से हर बार एक ही संदेश मिलता है, लेकिन हर बार उसे प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है। ब्रिट स्कूल एक तरह से उन्हें आने वाले कल के लिए ट्यून अप करता है। दोस्तों, हमारे साथ आज यहां कुछ महिला एमरल्ड्स भी उपस्थित हैं। ये भी बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ है शैरन गोस्वामी, जिनका मानना है कि वो डायमंड और उससे आगे भी बढ़ेंगी। इनका मानना है कि इस बिजनेस के उत्पादों की गुणवत्ता सबसे अव्वल है और काफी किफायती है अगर इनकी कीमत प्रति इस्तेमाल के हिसाब से निकाली जाए तो। दोस्तों, वास्तव में जापान में हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन किसी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और उसने कहा कि हम हर बॉक्स पर स्टिकर लगाते हैं जिस पर यह लिखा हो कि प्रति इस्तेमाल क्या कीमत है। इस सुझाव से काफी फायदा हुआ और बिक्री बढ़ने लगी। यह बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हम कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। इस बिजनेस में कई शादीशुदा और कुंवारी महिलाएं हैं
जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ प्लान दिखाएं, सारे फंक्शंस अटेंड करें, 9 कोर स्टेप्स करें, अगर आप स्वयं सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास कस्टमर्स हों, अगर आप लोगों से ईमानदार रहे और अगर आप इस बिजनेस में शामिल लोगों की भलाई के बारे में सोचें, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगली एमरल्ड महिला जो यहां उपस्थित है, उनका नाम है पूर्णिमा देसाई। इन्हें पूरा विश्वास है कि अगले एफईडी तक ये डायमंड बनेंगी। ये एमरल्ड डॉक्टर गिरीश देसाई की पत्नी है। ये एक डॉक्टर है और इनका स्पेशलाइजेशन प्रीमेच्योर और बीमार बच्चों का ख्याल रखना है। इनके पति इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे और पूर्णिमा देसाई इसके लिए तुरंत मान गई, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी और वो ये थी कि वो उनकी मदद तभी कर सकेगी जब तक कि उन्हें कुछ बोलना ना पड़े या कुछ बेचना ना पड़े। उनके पति ने एक फंक्शन अटेंड किया था जहां डॉक्टर हैल न्यूबॉल स्पीकर थे और उनसे प्रेरित होकर वे इस बिजनेस से जुड़ गए। पहले पूर्णिमा और उनके पति ने यही सोचा कि वे इस बिजनेस में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करने के बाद इस बिजनेस को थोड़े समय में ही छोड़ देंगे, परंतु जब उन्हें पता चला कि यह बिजनेस उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है, तो वे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुट गए। एक डॉक्टर का व्यवसाय बहुत ही नेक होता है और वो लोगों को रोग मुक्त होने में मदद करता है। पूर्णिमा देसाई के अनुसार यह बिजनेस भी नेक है क्योंकि यह लोगों की आर्थिक परेशानियों को दूर करता है और उन्हें वो आवश्यक आर्थिक स्वतंत्रता देता है। उनका कहना है कि तनाव की वजह से कई बीमारियां होती है और यह बिजनेस लोगों को तनाव मुक्त जिंदगी जीना सिखाता है। उन्होंने अपना डॉक्टरी व्यवसाय छोड़ दिया है और अब वो पूरे वक्त इस बिजनेस में कार्यरत हैं। उन्हें यह व्यवसाय एक अच्छा जरिया लगता है आर्थिक स्वतंत्रता पाने का और साथ ही उन्हें कुछ भी गैर कानूनी नहीं करना पड़ता। उन्होंने इस बिजनेस के जरिए कामयाब होने की ठान ली है और यह सोच लिया है कि इस बिजनेस से कमाए धन को वो अपने पति के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में दान पुण्य के लिए इस्तेमाल करेंगी। हमारे साथ एक और महिला एमरल्ड है जिनका नाम है समीना भट्टाचार्य और वे कांकन भट्टाचार्य की पत्नी हैं। ये आज से 2 महीनों में डायमंड क्वालिफिकेशन में होंगी। जिंदगी के प्रति इनका नजरिया काफी सकारात्मक है और ये मानती है कि असंभव कुछ भी नहीं। बिजनेस में वो अपने पति का हमेशा साथ निभाती हैं और लोगों को बिजनेस से अवगत कराती हैं। इनका मानना है कि कई महिलाएं इस बिजनेस में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि इस बिजनेस के नियम और उसूल बिल्कुल सटीक है। ये 8वीं ब्रिट स्कूल है जो वो अटेंड कर रही हैं और मानती हैं कि हर बार जब वो इसमें शामिल होती है तो उनका पुनर्अभ्यास हो जाता है। अगली एमरल्ड महिला जो यहां उपस्थित है, उनका नाम है काजल अजमानी और वो सुगीत अजमानी की पत्नी हैं। वे अपना क्वालिफिकेशन अगले महीने शुरू करने वाली है और बहुत जल्द अपनी अपलाइन के आशीर्वाद से डायमंड बन जाएंगी। इस बात का उनको पूरा भरोसा है। ये सभी फंक्शंस में उपस्थित रहती हैं और इनके पति सारी टेप्स और सीडीज को घर पर और सफर के दौरान सुनते हैं। ये कई किताबें भी पढ़ती हैं जो हम इस बिजनेस में पढ़ने की सलाह देते हैं। इनके पास कई ग्राहक हैं जिनका ये पूरा ख्याल रखते हैं। इन्हें प्रोडक्ट्स पसंद हैं और वे बिजनेस में शामिल कई लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने की सलाह देती हैं। ये बताती हैं कि प्रोडक्ट्स कितने किफायती हैं। ये अपने अप्लायंस की अच्छी विद्यार्थी हैं। काजल अजमानी एक कंप्यूटर कंसल्टेंट थी और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये इस बिजनेस से बहुत खुश है क्योंकि अब इनके पास अपनी बेटी के लिए ज्यादा समय है
और इन्हें अब अपनी बेटी को डे केयर सेंटर में भी नहीं छोड़ना पड़ता। दोस्तों, यह बिजनेस किसी भी महिला के लिए सबसे सुरक्षित पर्याय है। इस बिजनेस में शामिल लोग भरोसेमंद हैं। इस बिजनेस से बने संबंध हमेशा आपका साथ निभाएंगे। हमारे किसी भी मीटिंग, फंक्शन या सेमिनार में मदिरा का सेवन नहीं होता। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से महिलाएं इस बिजनेस में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी वजह से हमारे बिजनेस में काफी सफल महिलाएं हैं और कई तैयार है इसमें जुड़ने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिजनेस में शामिल महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, यदि आप वो पाना चाहते हैं जिसकी चाह आपके मन में है, तो जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य लिख लें। 4 तरह के लक्ष्य होते हैं: लघुकालीन लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य और सर्वोपरि लक्ष्य। कई लोग अपने लक्ष्य लिखना जरूरी नहीं समझते, पर याद रखिए कि ऐसा करना जरूरी है। अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूं कि अपने लक्ष्य को लिखना जरूरी क्यों है, तो मैं आपको सन 1950 की बात बताना चाहूंगा, जब मैं कोरिया से लौट रहा था। मैं ट्रेन से घर लौट रहा था और एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था। उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अपने लक्ष्य लिखें। तो मैंने उस किताब में 5 लक्ष्य लिख दिए। गलती से मैं किताब ट्रेन में ही भूल आया, पर मुझे अपने लक्ष्य याद थे। पहला लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो था, मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। तब मेरी उम्र 23 साल की थी। दूसरा लक्ष्य जो मैंने उस किताब में लिखा था वो था कि मैं 30 साल का होने तक $10,000 कमाना चाहता हूं। अगला लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो था कि 40 की उम्र में मैं रिटायर होना चाहता हूं। और चौथा लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो ये था कि मैं अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं। और मेरा 5वां लक्ष्य था कि मैं मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता हूं। मेरी मुलाकात पैगी से 1956 में हुई, जो मेरे लक्ष्य को लिखने के 6 साल बाद था। हमारी मंगनी दिसंबर में हुई और शादी जुलाई में। वो कॉलेज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता थी और इस तरह मेरा पहला लक्ष्य पूरा हुआ। बाद में मैं रॉली चला गया और वहां सिटी मैनेजर का असिस्टेंट बनकर काम करने लगा। और जब मैं 30 साल का था तब मेरी आय थी $10,000 और उस वक्त मैं नॉर्थ कैरोलिना में था। मेरा तीसरा लक्ष्य था कि मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊं। मैं इस बिजनेस में 38.5 साल की उम्र में जुड़ा और 4 जुलाई 1972 में 40 की उम्र में रिटायर हो गया। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि मैं कैसे चौथा और 5वां लक्ष्य तीसरे लक्ष्य की वजह से हासिल कर पाया। अपने लक्ष्य लिखने के बारे में कुछ खास बात है। इससे आपके मन को बिल्कुल सही दिशा मिलती है। आप जो भी करते हैं उसका नियंत्रण भगवान की अमूल्य देन से होता है, यानी आपके दिमाग से। दिमाग हर चीज को नियंत्रित करता है। कोई भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह नहीं समझ पाया और मैं भी आपको यह नहीं बता सकता कि अपने लक्ष्य को लिखने से उनको पाना कैसे संभव होता है। पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि यह संभव है। यदि आप लिखें तो इन्हें जरूर लिखें, अपने लक्ष्य लिखें। अब इस बिजनेस में आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? 2500 पीवी एक अच्छा लक्ष्य है, 4000 एक अच्छा लक्ष्य है, डायरेक्ट बनना भी एक अच्छा लक्ष्य है। जब आप अपना लक्ष्य पा लें तो खुद को थोड़ा बहुत इनाम भी दे। मैं यह सलाह दूंगा कि आप लिखें कि क्राउन एम्बेसडर बनना आपका लक्ष्य है। डायमंड बनने का लक्ष्य लिखने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु यह आपका सर्वोपरि लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
तो आप डायमंड पर ही अटक जाएंगे और इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब लोग आपसे पूछे तो उनसे कहिए कि आप क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, तो इसे आप अपना दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। और मेरी आपसे सलाह है कि अपने सभी लक्ष्य को कागज के एक टुकड़े पर लिखें और उसे अपने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर चिपकाएं। तो जब भी आप अपने फ्रिज के पास से गुजरेंगे तो आप उसे देखेंगे और सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरह आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करके वो पाएंगे जो पाना चाहते हैं। अब शायद आप ये कहेंगे कि लोग जब आपके घर आएंगे तो फ्रिज पर लिखी बातें पढ़ेंगे। उन्हें देखने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कागज के टुकड़े को या तो फ्रिज पर चिपकाएं या वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने पर, ताकि हर बार जब आप शेव करें या मुंह धोएं तो आपकी नजर उस कागज के टुकड़े पर जाए। इस तरह आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करें ताकि आपकी करनी और कथनी में कोई फर्क ना रहे। वो सब लिखिए जो आप चाहते हैं। अगर आप एक एरोप्लेन चाहते हैं तो उसे लिखकर चिपकाएं। मैं अपनी जिंदगी में 3 जेट प्लेन खरीद सका क्योंकि मैंने उनको पाना अपना लक्ष्य बनाकर लिखा था। अगर आप अपने लक्ष्य लिखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको इससे मदद ही होगी। आप ऐसा करें और आपके बिजनेस में शामिल लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दें। मैंने लोगों को ऐसा लक्ष्य लिखते भी देखा है जहां उन्होंने रिटायरमेंट की तारीख तय कर ली है। अब एक अच्छा सर्वोपरि लक्ष्य क्या होगा? एक अच्छा सर्वोपरि लक्ष्य वो हो सकता है जहां इस बिजनेस की वजह से कई हजार लोगों की जिंदगी बदल जाए। आपने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया क्योंकि आपकी मेहनत और लगन से आपने उन्हें इस बिजनेस में कामयाब होना सिखाया। आपने लोगों को 2 अहम बातें सिखाई, एक तो इस बिजनेस की शुरुआत करना और दूसरी इसे कभी नहीं छोड़ना। शुरुआत करना और इसे कभी नहीं छोड़ना बहुत जरूरी है। यह एक पियानो को बजाने की तरह है, प्रैक्टिस करते जाइए जब तक आप इसे ठीक से बजाना ना सीख ले। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी का रुझान इस बिजनेस की ओर बढ़ रहा है क्योंकि वे इसको सक्षम मानते हैं।